हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो प्लांट है उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था बेटा कि फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, प्लांट्स में फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस किस टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं हमें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है लिख लिया था बेटा हमने। ठीक है, तो हमने प्लांट का जो फ्लावर होता है बेटा उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया था। हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला पार्ट था उसमें हमने दो प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। हमने कटिंग को डिस्कस कर लिया था बेटा, साथ ही साथ लेयरिंग को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने बीच में थोड़ा सा फ्लावर के बारे में और समझ लिया। ठीक है, अब जो है एक बार हम देख लेते हैं जो थर्ड प्रोसेस था, या फिर सी करके लिख लेना बेटा, जिस भी अपने पॉइंट से चल रहे हो आप उस हिसाब से लिख लेना। सी है बेटा ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये हमने उस टाइम नहीं लिखा था, इसको सेपरेट कर लेना फ्लावर वाले पार्ट से। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ joining together of two different plants is called grafting। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर दो प्लांट के पार्ट को एक साथ जोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, अब दो प्लांट है, दोनों आपने अलग अलग प्लांट के पार्ट एक ही प्लांट की तरह आप यूनिफॉर्मली उसको बाइंड कर दिया तो कैसे एक्ट करेगा, एक यूनिफॉर्म प्लांट की तरह। ठीक है, आपने क्या किया, दो प्लांट के पार्ट लिए, दोनों को एक साथ फिक्स कर दिया, उसको बांध दिया। अब वो क्या हो गया बेटा, एक प्लांट, उसके अंदर दोनों प्लांट की वैरायटी होगी जो भी आपने प्लांट पार्ट लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होता है बेटा। अब इसमें दो तरह के पार्ट देखने को मिलते हैं हमें। एक पार्ट होता है जो कि रूटेड पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है रूटेड पार्ट। रूटेड पार्ट ऑफ द one plant is called stalk। ठीक है, जो रूटेड पार्ट होता है, जो नीचे वाला बेस वाला पार्ट होता है बेटा, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो कि फिक्स करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। और जो शूटेड पार्ट होता है बेटा, शूटेड, ठीक है, या फिर जो स्टेम पार्ट होता है, पार्ट of the other plant is called scion। ठीक है, तो जो रूटेड पार्ट होता है प्लांट का उसे बोलते हैं स्टॉक, और जो स्टेम पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्कियन। अब इस तरीके के हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो कहाँ देखने को मिलता है हमें ये ग्राफ्टिंग? जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है बेटा, तो जैसे मैंगो में भी इसका यूज किया जाता है और रोजेस में भी इसका यूज किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग क्या है बेटा, दो प्लांट लिए, एक प्लांट लगा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, एक प्लांट लगा हुआ था, इसका क्या करा, स्लैंटिंग कट लिया ना, स्लैंटिंग कट लिया, और कट लेने के बाद में दूसरा प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है यहाँ पे लाके फिक्स कर दिया। ठीक है, दूसरे प्लांट का ये वाला पार्ट लाके यहाँ पे फिक्स कर दिया, स्टेम वाला। तो ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्टॉक। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्कियन। क्लियर? बाद में क्या करते हैं, इसको बाइंड कर देते हैं, इसको पैक कर देते हैं ताकि ये एक प्लांट की तरह एक्ट करे। ठीक है, लिख लीजिए इसको, चेक कर लेता हूँ मैं, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है,
ठीक है बेटा, हमने ग्राफ्टिंग देखा जो कि थर्ड टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था जो कि था कटिंग, सेकंड लेयरिंग। लेयरिंग में हमने दोनों टाइप देखे थे, मोल्ड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग को। इसके बाद में ग्राफ्टिंग है जहाँ पे दोनों प्लांट के पार्ट को एक साथ जोड़ दिया जाता है बेटा, और ये एक प्लांट की तरह एक्ट करता है। जब इसमें दो पार्ट है अलग अलग प्लांट के तो इसमें वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, वेरिएशन नहीं बोल सकते, वैरायटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अलग प्लांट का पार्ट है और ये अलग प्लांट का पार्ट है। जैसे पेरेंट होंगे वैसे ही इसमें, जैसे दोनों पेरेंट अलग अलग है तो दोनों ही पेरेंट अलग अलग है, तो यहाँ पर वैरायटी भी आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है प्रोसेस। आपने देखा होगा कि रोजेस में अलग अलग, एक ही रोज के प्लांट में अलग अलग बहुत सारे कलर के रोज देखने को मिलते हैं, तो ये भी किस तरह तैयार किए जाते हैं, इसी ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। वेट, ठीक है बेटा। इसके बाद में लिखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? अभी हमने जितने भी मेथड्स देखे, चाहे नेचुरल मेथड्स हो चाहे आर्टिफिशियल मेथड्स हो, ठीक है, दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं हम। क्या एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? तो फर्स्ट एडवांटेज है बेटा, जैसे देखा हमने कि एक चीप है ना, इजियर एंड रैपिड मेथड है। ठीक है, ये कैसा मेथड है? एक चीप, इजियर एंड रैपिड मेथड है। जल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं इससे बेटा, काफी ज्यादा नंबर में प्लांट की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, इजी मेथड है और साथ ही साथ ये एक चीप मेथड है, इसके लिए कोई ज्यादा जो है पैसे की जरूरत, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। सेकंड है पेरेंटल ट्रेट्स आर प्रिजर्व्ड। ठीक है, जैसा पेरेंट आप लेंगे, ठीक है, अगर पेरेंट हेल्दी है तो आपको उससे जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू तैयार होने वाले प्लांट हैं वो हेल्दी मिलेंगे। अगर आपने एक ऐसा पेरेंट ले लिया अगर जिसमें कोई डिफेक्ट है, कोई डिजीज है, और उस प्लांट के पार्ट को आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू अगर ग्रो किया है, डेवलप किया है, तो उसके अंदर भी आपको डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता है। तो पेरेंटल ट्रेट जो होते हैं, पेरेंट प्लांट के जो ट्रेट्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं बेटा। जैसा पेरेंट प्लांट में क्वालिटीज हैं वही क्वालिटीज आगे मूव करेंगी। ठीक है, किसमें? अपने न्यू प्लांट के अंदर, क्योंकि उसी का प्लांट पार्ट यूज किया गया है। थर्ड बेटा, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं और वही बहुत कम टाइम में। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में ज्यादा प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है, बहुत सारे प्लांट को बनाया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स। ठीक है, सीडलेस प्लांट जो होते हैं, जिन प्लांट्स में सीड नहीं होते हैं, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, जहां पर फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, उन प्लांट्स को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे शुगर कैन,
ठीक है। तो शुगर केन में कैसे बनाया जाता है बेटा, शुगर केन में कैसे नंबर इंक्रीज किया जाता है, शुगर केन को कैसे ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन कैसे किया जाता है उसको, तो इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है, उसके स्टैम को कट करके और लगाया जाता है, कटिंग की जाती है बेटा। तो उसी से बहुत सारे और प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट, ठीक है, क्योंकि सीडलेस प्लांट का नेचुरली ग्रो होना काफी मुश्किल होता है सीडेड प्लांट की कंपैरिजन में, क्योंकि सीडेड प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का डिस्पर्सल होता है, अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है, चाहे बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, ठीक है। विंड के थ्रू डिस्पर्सल हो सकता है, विंड के थ्रू जो सीड है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, या फिर वाटर के थ्रू पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन जिनमें सीड ही नहीं है उनमें कैसे होगा, उसमें कैसे जो पॉलिनेटर्स हैं वो रोल प्ले करेंगे, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू इनको कल्टीवेट किया जाता है। तो हमने कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस लिखे हैं, ये चीप, इजी और रैपिड मेथड है, फास्ट हम ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा अमाउंट में प्लांट को ग्रो किया जाता है, ज्यादा नंबर में ग्रो किया जा सकता है। पेरेंटल ट्रेट जो होता है यहाँ पर प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, जैसे प्लांट होते हैं, जैसे पेरेंट प्लांट होते हैं वैसे ही उनसे जितने भी आपने वेजिटेटिव पार्ट को अलग किया और ग्रो किया, तो उन वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर भी पेरेंट के ही सारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वही प्रेजेंट है, ठीक है। तो जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, यहां पे लिख देता हूं मैं कि जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। 5th पॉइंट मैंने ऊपर लिख दिया है, स्पेस कम है। तो जेनेटिक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है टू पेरेंट्स, पेरेंट की तरह ही होते हैं, जैसे पेरेंट है वैसे ही उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये कुछ इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया बेटा। एक एडवांटेजेस और है कि यहाँ पर डिफेक्ट्स जो है वो भी आगे पास होते हैं, अगर पेरेंट प्लांट के अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो भी आगे पास होगा, लेकिन उसको लिखेंगे हम डिसएडवांटेजेस के अंदर, तो उसको भी रहने दो। आप यही जितने भी हमने 5 एडवांटेजेस लिखे हैं इन्हीं को देख लीजिए। फर्स्ट है चीप, इजी एंड रैपिड मेथड है। सेकंड लिखा है हमने कि पेरेंटल ट्रेट जो होते हैं, पेरेंट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं इन न्यू प्लांट्स के अंदर, क्योंकि उन्हीं के प्लांट पार्ट से ही है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में शॉर्ट टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लांट को ग्रो किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू। प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट, जिन प्लांट के सीड नहीं होते हैं उन प्लांट को भी इस प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जा सकता है। साथ साथ जेनेटिक सिमिलरिटी देखने को मिलती है यहाँ पर, जैसे पेरेंट वैसे ही उनके वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। जो भी क्वालिटीज पेरेंट प्लांट में होगी वही सारी क्वालिटीज किस में जाएंगी, उनके वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू जो न्यू प्लांट बन रहे हैं। तो हमें हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को आपने यूज कर लिया। क्लियर बेटा, ये समझ में आ गया। एक और एडवांटेजेस है बेटा कि जितने भी एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं जिनके एनवायरनमेंट में या फिर नेचर में नंबर कम होते जा रहे हैं या फिर इन फ्यूचर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उन प्लांट्स को भी आप इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनके नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारे एडवांटेजेस नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम लिखते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद लिखते हैं हम डिसएडवांटेजेस
advantages of vegetative propagation। ठीक है, क्या डिसएडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के? डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद में देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? नो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, यहां पर जो न्यू प्लांट है जो है ना, वो किससे बना है? तो पेरेंट प्लांट से। अब पेरेंट प्लांट के ही प्लांट पार्ट को कट करके और आपने ग्रो कराया है, तो उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि वो उसी प्लांट का, जो पेरेंट प्लांट है उसी का वेजिटेटिव पार्ट है, तो उसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो सकता, जेनेटिक सिमिलरिटी ही होगी। सेकंड है बेटा लो एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, जो एडेप्टिबिलिटी है वो कैसी होती है? लो। थर्ड बेटा लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट या फिर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो नया प्लांट तैयार हुआ है बेटा, जो नया ऑफस्प्रिंग बना है, उसके सर्वाइवल रेट काफी कम होती है, सर्वाइवल के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि एडेप्टिबिलिटी काफी कम होती है। और एडेप्टिबिलिटी क्यों कम होती है? क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि बेटा जब तक वेरिएशन नहीं होगा, एडेप्टिबिलिटी नहीं होगी, तब तक वो अपने जो आसपास के सराउंडिंग है उसमें अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना आप समझते हैं कि ना ही प्लांट बिना एडेप्टिबिलिटी के सरवाइव कर सकता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ना ही कोई एनिमल सरवाइव कर सकता है। तो एडेप्टिबिलिटी बहुत जरूरी है, और ये एडेप्टिबिलिटी आती कहां से? तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, जब तक कोई वेरिएशन नहीं होगा तब तक एडेप्टिबिलिटी भी नहीं आएगी, क्योंकि इवोल्यूशन ही है एक प्रोग्रेसिव चेंजेस, और इवोल्यूशन के थ्रू ही हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जब तक इवोल्यूशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है, एडेप्टिबिलिटी नहीं है, तो सर्वाइवल के चांसेस काफी कम है। ठीक है, फोर्थ बेटा डिजीज गेट्स transmitted from parent to offspring। ठीक है, अगर पेरेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट है तो वही डिफेक्ट किस में पास हो जाएगा? ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि उसी के प्लांट पार्ट का यूज किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट यहां पर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है ना, कोई एडेप्टिबिलिटी जो है वो काफी कम होती है इसके अंदर, सर्वाइवल के रेट भी काफी कम होते हैं न्यू प्लांट के अंदर, और जितनी भी डिजीज हैं वो आगे पास होती हैं, तो डिजीज ट्रांसमिशन का भी चांसेस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं, एडवांटेज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। ठीक है बेटा, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है नेक्स्ट इन विट्रो कल्चर। ठीक है, इन विट्रो कल्चरिंग
क्या होती है। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ठीक है, कल्चरिंग कैसे की जाती है टिश्यूज की, प्लांट को कैसे ग्रो कराया जाता है। तो एक और टेक्निक है बेटा जो कि लैब के अंदर यूज की जाती है, और जो भी टेक्निक, जिस भी टेक्निक के अंदर लैब के अंदर हम आर्टिफिशियली वे में किसी भी लिविंग टिश्यूज को ग्रो करते हैं तो उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। और कैसी की टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये, तो इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज इन विट्रो माइक्रो प्रोपागेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इन विट्रो माइक्रो प्रोपागेशन भी बोलते हैं। वेट, इन विट्रो माइक्रो प्रोपागेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इन दिस टेक्निक, in this technique plant part such as leaflets are used to form new plant, ठीक है, इन सिंथेटिक कल्चर मीडियम, ठीक है, फॉलोड बाय प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है बेटा, टिश्यू कल्चर टेक्निक को इन विट्रो माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ प्लांट के कुछ सेल्स का यूज किया जाता है बस बहुत सारे प्लांट को बनाने के लिए, प्लांट की कल्चरिंग करने के लिए। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि ये लैब के अंदर किया जाता है, इसलिए इसको इन विट्रो प्रोसेस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, तो इन दिस प्रोसेस प्लांट पार्ट सच एज लीफलेट्स, बट लीफ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं लीफलेट्स, ठीक है। सच एज लीफलेट्स आर यूज टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इन सिंथेटिक कल्चर मीडियम फॉलोड बाय प्लांट ग्रोथ हार्मोन। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ पे कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे है बेटा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। यहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। वेट, ठीक है, यहां पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या है, ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट के अंदर भी नेचुरली अकरिंग बहुत सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। हमने एक एग्जांपल लिखे हैं बेटा, ऑक्सिन जिस टाइम पे हम सिंथेटिक कल्चर मीडिया, अब सिंथेटिक कल्चर मीडिया का मतलब क्या होता है बेटा, एक अगार मीडिया होता है, ठीक है, एक एल्गी होता है बेटा, अगार, ठीक है, एक एल्गी होता है ना। उस एल्गी से जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे बोलते हैं अगार, ठीक है। एक रेड एल्गी होता है बेटा जिससे हमें जो सब्सटेंस मिलता है जो कि प्लांट की कल्चरिंग के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम अगार, अगार मीडियम बोलते हैं इसको, ठीक है। इस अगार मीडियम होता कैसा है, सेमी सॉलिड होता है। ये अगार मीडियम कैसा होता है, सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड होने की वजह से आप प्लांट के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर इजीली स्टैंड करा सकते हैं। अब उस
अगार मीडियम के अंदर, जिस टाइम वो अगार मीडियम को तैयार किया जाता है, तो अगार मीडियम के अंदर प्लांट को जितनी भी चीजें चाहिए, जैसे विटामिन चाहिए या फिर शुगर चाहिए एनर्जी के लिए, कार्बन सोर्स चाहिए, तो जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें उसके अंदर पहले से मिक्स कर दी जाती है, ताकि प्लांट को उस स्पेसिफिक मिनरल्स के लिए कोई कमी ना हो, किसी भी एनर्जी सोर्स के लिए कोई कमी ना हो। और साथ ही साथ इनमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इनका यूज किया जाता है। अब ऑक्सिन जो है प्लांट में स्टेम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है और साइटोकाइनिन रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मतलब प्लांट के अंदर जो स्टेम और जो रूट का फॉर्मेशन होता है इस इन विट्रो माइक्रो प्रोपगेशन में, वो किसके थ्रू होता है, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि ये टिश्यू कल्चर टेक्निक होती कैसे है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले आप नोट डाउन कर ली, फिर हम आगे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बेटा, टिश्यू कल्चर हम एक नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। टिश्यू कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हमने जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस किया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ज़्यादा प्लांट को तैयार कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जितने भी एंडेंजर्ड प्लांट हैं उनके नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है। जितने भी सीडेड प्लांट के अलावा जितने भी नॉन सीडेड प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बढ़ाया जा सकता है। और जितना भी हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा है नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल, उससे भी ज़्यादा अमाउंट में किसी भी प्लांट की पॉपुलेशन को इंक्रीज कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से प्लांट पार्ट का यूज होता है। और आप समझ सकते हैं बेटा, एक लैब के अंदर 1000 ऑफ प्लांट बनाए जा सकते हैं इजीली। ठीक है, 100 and 1000 जो प्लांट है वो एक बार में बनाए जा सकते हैं और उसके बाद में उसको नर्सरीज के अंदर ग्रो करा दिया जाता है। ठीक है, तो हम एक बार इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज की जाती है, कैसे प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो बेटा ये सपोज कोई भी एक प्लांट है ना, वेट, ये कोई भी एक प्लांट है, इसके प्लांट पार्ट का यूज किया गया है। प्लांट पार्ट है सपोज एक लीफ है ना। अब इस लीफ के छोटे छोटे से टुकड़े किए गए, इस लीफ के छोटे छोटे से टुकड़े किए गए, कुछ सेल्स ली गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक कल्चर मीडिया होता है बेटा। क्या होता है, एक कल्चर मीडिया होता है। ये पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर कल्चर मीडिया है। ठीक है, इस पेट्री डिश के अंदर क्या है, कल्चर मीडिया। और कल्चर मीडिया के अंदर इस प्लांट की सैंपलिंग को लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद में क्या होगा, लगाने के बाद में क्या हुआ कि यहां पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का यूज किया गया, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का यूज किया गया। और यूज करने के थ्रू ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, ग्रो होंगे। ये बहुत सारे प्लांट यहां पर ग्रो हो गए, छोटे छोटे। छोटी सी एक पेट्री डिश के अंदर आपने इतने सारे प्लांट को ग्रो कर लिया। अब इसके बाद में जब ये प्लांट ग्रो हो गए तो बाद में इन्हें नर्सरीज के अंदर बहुत सारे प्लांट को लगा दिया गया।
तो क्या हुआ इस टेक्निक के अंदर कि बहुत सारे प्लांट को एट अ टाइम तैयार किया जा सकता है। ये आपने लिया एक प्लांट, ये है बेटा प्लांट पार्ट, जैसे आपने यहाँ पर लीफ का यूज किया है, यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये लीफलेट्स हैं, और ये क्या है, ये एक पेट्री डिश है जिसके अंदर ये है बेटा मीडियम। कौन सा मीडियम होता है, अगार मीडियम, ठीक है, जिससे प्लांट के जितना जो भी प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं उसको नरिशमेंट मिलता है। ये है प्लांट लेट्स। अब ये प्लांटलेट्स जो है यहाँ पर ये ग्रो हो चुके हैं, और ग्रो होने के बाद में इन्हें नर्सरीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज किया जाता है। एक प्लांट पहले आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले तो आपको प्लांट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छा प्लांट लिया है, अच्छी क्वालिटीज वाला प्लांट लिया है, ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग करने के लिए, तो आपके जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो भी हेल्दी बनेंगे। इसके आपने प्लांट पार्ट का यूज किया। अब प्लांट पार्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद में आपने इस प्लांट पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर आपने लीफ ली थी और लीफ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लीफलेट्स बना दिए। अब इन छोटे छोटे टिश्यूज से हम क्या करेंगे, इस पे हार्मोन्स का एक्शन देखेंगे। इन्हें हम कल्चर मीडिया में लगाएंगे। कल्चर मीडिया कौन सा है, अगार। इस कल्चर मीडिया में लगाने के बाद में इस पे हार्मोन्स अप्लाई करेंगे। हार्मोन्स अप्लाई करने से क्या होगा कि इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी, बहुत ज्यादा डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर एक सेल का मास बना लेगी, जिसे बोलते हैं हम कैलस। क्या बोलते हैं बेटा, कैलस। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कैलस। और कैलस को नहीं पता होता है बेटा कि कौन से पार्ट में, हमें नहीं पता है कि कैलस के किस पार्ट से जो है रूट का फॉर्मेशन होगा या फिर स्टेम का फॉर्मेशन होगा। तो इस पे हार्मोन्स अप्लाई किए जाते हैं। तो ऑक्सिन स्टेम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो साइटोकाइनिन हमने नाम लिखा था वो रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे ही प्लांट के अंदर वो कैलस और डेवलप होगा, ठीक है, डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होने के बाद में उसमें रूट और स्टेम का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जाएंगे, बाद में इसे नर्सरीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर टेक्निक में एक बार में बहुत सारे प्लांट को जो है ग्रो किया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है। हंड्रेड्स ऑफ प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। बड़ी लैब है तो 1000 ऑफ प्लांट को भी इजीली ग्रो किया जा सकता है। तो एक जो पेट्री डिश है उसके अंदर ही हम काफी सारे प्लांट को एक बार में ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी आप बना लीजिएगा, आपको याद रखने के लिए हेल्प रहेगी। ये जो बेटा PGH लिखा है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है। प्लांट लिया, प्लांट के पार्ट का यूज किया, है ना, बाद में इसको कल्चर मीडिया में लगाया। कल्चर मीडिया का नाम है अगार, ठीक है, अगार मीडियम भी बोलते हैं इसको। और ये अगार मीडियम मिलता किससे है, तो रेड एल्गी से मिलता है। एक एल्गी है रेड एल्गी, जिससे मिलता है हमें। बाद में इसमें हमने हार्मोन्स अप्लाई किए, क्योंकि हमें कैलस जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है उनको डिफरेंशिएट कराना है, और डिफरेंशिएट किसके थ्रू होंगी, हार्मोन्स के थ्रू। वरना कैलस जो है ना तो रूट होता है ना ही शूट होता है। जब तक उसका फंक्शन डिसाइड नहीं होता प्लांट का, तो किस स्टेज में होता है, कैलस स्टेज में। बस एक सेल्स का ग्रुप होता है, जिसको नहीं पता होता बेटा कि स्टेम किस पार्ट से बनेगी और रूट किस पार्ट से बनेगी, ठीक है। तो उस वजह से हम हार्मोन्स अप्लाई करते हैं, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन यूज करते हैं। जिस हिसाब से कंसंट्रेशन यूज करते हैं उस हिसाब से पहले डेवलपमेंट देखने को मिलता है स्टेम और रूट का। तो इस तरीके से बाद में जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बाद में इन्हें नर्सरीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं बेटा ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को नर्सरीज के अंदर या फिर एक लार्ज लैंड पे ग्रो करा देना बाद में, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। लिख भी लो यहां पर
ट्रांसप्लांटेशन, इसे वो क्या बोलते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन। छोटे छोटे प्लांट को कहाँ पे ग्रो करा देना, एक लार्ज लैंड पे, ताकि इनको ज़्यादा स्पेस मिल सके। ठीक है बेटा, टिश्यू कल्चर टेक्निक का हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया है ना। लिख भी लेना बेटा एक पॉइंट, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। और इसको क्यों बोलते हैं इन विट्रो माइक्रो प्रोपगेशन, तो हमने उसका मतलब भी समझ लिया। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं पार्थेनोजेनेसिस को। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब बेटा ये पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी, ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है बिल्कुल एक है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस ये वर्ड यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए, और पार्थेनोकार्पी ये वर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो हम पार्थेनोजेनेसिस देख रहे हैं। पार्थेनोजेनेसिस लिखते हैं बेटा इसमें एक पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑफस्प्रिंग without fertilization is called parthenogenesis। ठीक है, जो छोटे छोटे बेटा इंसेक्ट होते हैं ये सब किसके थ्रू बनते हैं, तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। चींटियां जो होती हैं वो किसके थ्रू बनती हैं, इस पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। हनी बीज जो होती हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो बेटा ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता क्या है, जहां पे डेवलपमेंट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, जहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो ये भी एक मोनोपेरेंटल प्रोसेस है। पार्थेनोजेनेसिस भी एक कैसा प्रोसेस है, ये भी एक मोनोपेरेंटल प्रोसेस है। यहाँ भी एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा। जो गैमेट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो है एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में डेवलप होने लग जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस है देखने को मिलता है आपको छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं बेटा, चींटियां जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है, एंट्स जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, हनी बीज जो होती है इन सब में ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। अब पार्थेनोकार्पी भी एक टर्मिनोलॉजी होती है। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि जब ओवरी, ठीक है, जब जो ओवरी है वो बिना फर्टिलाइजेशन के, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और ओवरी ही स्वेलन होके एक फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो फ्रूट की फॉर्म में मॉडिफाई हो गई, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू जो फ्रूट बनता है, जिस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, उस फ्रूट को बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं बेटा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब उस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर कोई सीड नहीं होता, क्योंकि वहां पर ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ना ही पॉलन ग्रेन्स ना ही ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो क्या हुआ है, ओवरी डायरेक्ट ही डेवलप हुई है फ्रूट की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह के फ्रूट के अंदर कोई सीड प्रेजेंट नहीं होते, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर कोई भी सीड नहीं होते, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। और जिन
फ्रूट के अंदर सीड्स का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है दोनों गैमेट्स का, ओव्यूल और पॉलन ग्रेन्स का, तो सीड का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइज ओव्यूल ही आगे सीड की फॉर्म में बदलता है बेटा, मॉडिफाई होता है, ठीक, कन्वर्ट होता है। जिस फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है उन्हें बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने आज के लेक्चर में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके बाद में देखा हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है, इन विट्रो माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है, ठीक है। तो इन विट्रो माइक्रो प्रोपागेशन की भी एडवांटेज हमने समझ ली बेटा कि क्या क्या हो सकता है, इसके थ्रू बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, अच्छे क्वालिटीज के प्लांट को डेवलप किया जा सकता है ना, एंडेंजर्ड प्लांट के नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद में ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर किस तरीके से प्लांट को ग्रो किया जाता है और बाद में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है नर्सरीज के अंदर। और हमने दो टर्मिनोलॉजी को देखा, एक पार्थेनोजेनेसिस, दूसरी होती है बेटा पार्थेनोकार्पी। क्या होती है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी टर्मिनोलॉजी हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और पार्थेनोजेनेसिस ये हम एनिमल के केस में यूज करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हमने ये पार्ट आज की क्लास में डिस्कस किया है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।